से रिलेटेड आपका ऑनलाइन ट्रांजेक्शन है। अगर 1 या 2 मार्क्स में आपसे पूछ लेते हैं व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, तो उस चीज़ को भी आपको डिफाइन करना आना चाहिए। तो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन मीन्स रिसीविंग इंफॉर्मेशन अबाउट गुड्स, प्लेसिंग ऑन ऑर्डर, रिसीविंग डिलीवरी एंड मेकिंग पेमेंट्स थ्रू मीडियम ऑफ इंटरनेट की हेल्प से अगर आप चीज़ों को कर रहे हो, मतलब ऑर्डर प्लेस आपने वहाँ से किया, डिलीवरी तो ऑफकोर्स कोई आपको देख कर आएगा, लेकिन आप पेमेंट कैसे कर सकते हो, ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो। तो उसका मतलब क्या होता है, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन होता है। Under this system, the sale purchase of every type of thing, information and services possible। और इस वाले सिस्टम में आप हर टाइप की चीज़ को, हर टाइप की इन्फॉर्मेशन को, हर टाइप की सर्विसेज को क्या कर सकते हो, हम परचेज और सेल कर सकते हैं। सब कुछ यहाँ पर पॉसिबल हो सकता है। नेक्स्ट है उसके बाद पेमेंट मैकेनिज्म को लेकर के किस किस तरीके से जो है पेमेंट हम कर सकते हैं जब हम ऑनलाइन चीज़ों को खरीदते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो सबसे फेमस है दैट इज कैश ऑन डिलीवरी, और पब्लिक इस पर ट्रस्ट भी करती है क्योंकि थोड़ा सा जो हमने लिमिटेशन में पढ़ा था कि सिक्योरिटी को लेकर जो इश्यूज़ होते हैं उसकी वजह से कस्टमर नहीं चाहते कि वो ऑनलाइन पेमेंट करे। तो वो ये अच्छा समझते हैं कि जो जब भी हमारी डिलीवरी आए तभी हम कैश ऑन पेमेंट करेंगे। तो ये हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है कि आप नेट बैंकिंग से ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो कस्टमर क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफ़र कर सकता है फ़ंड को। अगर वो ऑनलाइन वेंडर है जो भी है इंटरनेट के अकॉर्डिंग वहाँ से उसकी पेमेंट हो सकती है। और उसके बाद क्रेडिट और डेबिट कार्ड, जो भी आपके पास क्रेडिट या डेबिट कार्ड है उसके अकॉर्डिंग में ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के टाइम पे आप डेबिट और क्रेडिट कार्ड के थ्रू क्या कर सकते हो, अपना नंबर और पर्टिकुलर जो कार्ड का होता है उसका नेम ऑफ द बैंक, ये सारा कुछ डालकर OTP एंड ऑल, तो ये सब डालकर आप पेमेंट कर सकते हो। तो 3 मैकेनिज्म होता है, कैश ऑन डिलीवरी, नेट बैंकिंग ट्रांसफ़र एंड क्रेडिट और डेबिट कार्ड। उसके बाद बात रहती है सिक्योरिटी और सेफ्टी को लेकर कि ई ट्रांजेक्शन जो हो रहे हैं तो उसको लेकर क्या सिक्योरिटी या फिर सेफ्टी जो है वो गवर्नमेंट को प्रोवाइड करनी चाहिए, या फिर क्या जो मेथड है जिसकी वजह से जो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन है उसको सेफ किया जा सकता है। तो फर्स्ट क्या है, कन्फर्मिंग द डिटेल्स बिफोर द डिलीवरी ऑफ गुड्स। गुड्स की डिलीवरी से पहले क्या करना चाहिए, डिटेल्स को कंफर्म करना होता है। द कस्टमर इज रिक्वायर्ड टू फर्निश द डिटेल्स सच एज क्रेडिट कार्ड नंबर, कार्ड इशूअर एंड कार्ड वैलिडिटी ऑनलाइन। तो ये सारी जो चीज़ें हैं कस्टमर को रिक्वायर्ड होती है कि सारी की सारी जो भी इन्फॉर्मेशन है, क्रेडिट कार्ड का नंबर है या फिर जो कार्ड इशूअर है, नेम ऑफ द बैंक, कार्ड वैलिडिटी ऑनलाइन, ये सब कुछ क्या होता है वहाँ पर फुलफिल करना होता है, जिसको लेकर थोड़ी सी मतलब सेफ्टी जो है वो प्रोवाइड करने की कोशिश होती है। नेक्स्ट क्या है, एंटीवायरस प्रोग्राम्स होते हैं। इंस्टॉलिंग एंड टाइमली अपडेटिंग एंटीवायरस प्रोग्राम प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू डाटा फाइल्स। अगर आपको सेफ रहना है इंटरनेट के जब आप यूज़ कर रहे हो, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर रहे हो, तो उस टाइम पे आपको क्या रखना चाहिए, अपने फ़ोन में एक पर्टिकुलर जो अपडेटेड एंटीवायरस प्रोग्राम को इंस्टॉल करना चाहिए, जिसकी वजह से क्या होगा, वो आपके डाटा फाइल्स को, फोल्डर्स को, सिस्टम को वायरस अटैक से प्रोटेक्ट करने का काम करेगा। थर्ड क्या है, साइबर क्राइम सेल्स। गवर्नमेंट भी कुछ क्या कर सकती है, स्पेशल क्राइम जो सेल्स है उसको सेटअप कर सकती है, और जो कि इन सारे केसेस को देख सकते हैं कि कहाँ पे हैकिंग हो रहा है, और उसके अकॉर्डिंग उसके अगेंस्ट जो है नेसेसरी एक्शन जो है गवर्नमेंट ले सकती है। तो इन सब को लेकर कोशिश की जाती है कि ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के टाइम पे जो कस्टमर है उनको सिक्योरिटी और सेफ्टी को हम कम्प्लीटली 100% दे सकें। अब नेक्स्ट टॉपिक आपका थोड़ा सा अलग आ जाता है इसमें, वो आपका BPO और KPO पढ़ोगे आप। BPO मतलब बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। अब देखिए बिजनेस में एक आप अगर सक्सेसफुल बिजनेस मैन बनना चाहते हो तो आपको बहुत सारे काम करना होता है, लाइक प्रोडक्शन हो गया, बाइंग हो गया, सेलिंग हो गया, एडवर्टाइजमेंट हो गया। तो ये सारी चीज़ें में ना कोई एक बंदा सही नहीं हो सकता। एक ही कंपनी करेगी ना तो उसका मेन फोकस जो है वहाँ से मतलब मेन चीज़ से हट जाएगा, और फिर वही सारी चीज़ें बढ़ जाएंगी तो दिक्कत हो जाती है। तो एक इसीलिए जो क्या करते हैं, जो जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस है वो अपने बिज़नेस को अच्छी तरीके से बढ़ाने के लिए BPO का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर तो क्योंकि सारी की सारी जो भी परफॉर्मेंस है, बहुत सारी एक्टिविटीज़ को करने में उन्हें डिफ़िकल्टी होती है, तो जिस वजह से वो बेनिफिट किसका लेते हैं, स्पेशलाइजेशन का यूज़ करके वो क्या कर सकते हैं, अपने जो परफॉर्मेंस है उसको बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर सकते हैं। दीज सर्विसेज आर नाउ ऑब्टेन्ड फ्रॉम आउटसाइड। तो इसमें से बहुत सारी सर्विसेज होती हैं जो क्या हम क्या करते हैं, अपने ऑर्गेनाइजेशन से बाहर से कहीं से ऑब्टेन करते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, आउटसोर्सिंग कह सकते हैं, या फिर BPO दैट इज बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग भी कह सकते हो। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल देख लो, उससे आपको ज़्यादा अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा कि जैसे मान लो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड है, वो क्या करना चाहती है, अपना उसका एक ब्रांड है क्लोथिंग का विमल, वो क्या चाह रही है, उसको एडवर्टाइज़ कराना चाह रही है। तो क्या वो अपॉइंट कर सकती है किसी एडवर्टाइजिंग कंपनी को, सो दैट क्या करें, उनके लिए वो उनका एडवर्टाइजमेंट डिज़ाइन बनाए, प्रिपेयर करे और रिलीज़ करे। क्योंकि अब
ये जो बंदा है अनमोल एडवर्टाइजमेंट कंपनी, मतलब जो कंपनी है, ऑर्गेनाइजेशन है, ये तो ऑफकोर्स जब क्योंकि इनकी एडवर्टाइजमेंट कंपनी है तो इसमें ये स्पेशलिस्ट होंगे, तो ये ज़्यादा अच्छी तरीके से चीज़ों को बना पाएंगे, ज़्यादा अच्छी तरीके से मैनेज कर पाएंगे। तो यहाँ पर स्पेशलाइजेशन को यूज़ करना ही आपका क्या है, बीपीओ। अब बीपीओ की ज़रूरत क्यों पड़ी? बीपीओ की ज़रूरत जो है कुछ इन रीजंस की वजह से होती है। ऑब्टेनिंग गुड क्वालिटी सर्विस, अगर आपको अच्छी क्वालिटी की सर्विसेज चाहिए तो वहाँ पर क्या होता है, बीपीओ की ज़रूरत होती है। अगर कोई कंपनी क्या करता है, सारी जो एक्टिविटीज़ है, सारे जो भी काम है वो खुद ही करेगा, देयर इज़ एवरी पॉसिबिलिटी ऑफ क्वालिटी ऑफ सर्विस बीइंग अफेक्टेड एडवर्सली, तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी बन जाती है कि कुछ ना कुछ सर्विस में ना उसका एडवर्सली इफेक्ट हो जाएगा, नेगेटिव इफेक्ट हो जाएगा। तो इस डिफ़िकल्टी से बचने के लिए क्या करते हैं, ये सर्विसेज को आउटसाइड से ले लेते हैं, सो दैट कि उसमें तो कम से कम एटलीस्ट जो उनका मेन काम है प्रोडक्शन का एंड ऑल वो सब वो संभाले, बाकी जो थोड़ा अलग काम है उसको क्या करेगा, स्पेशलाइजेशन का यूज़ कर लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है अवॉइडिंग फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट इन सर्विसेज। इफ़ अ कंपनी अटेम्प्ट्स टू गेट दीज एक्टिविटीज़ फ्रॉम विद इन ऑर्गेनाइजेशन इटसेल्फ। अब क्या कंपनी क्या चाहती है कि हम तो सारी सर्विसेज अपने ऑर्गेनाइजेशन में ही देंगे, तो उन्हें क्या करना पड़ेगा, एक अलग डिपार्टमेंट बनाना पड़ेगा इस पर्पज़ के लिए, जिसकी वजह से उनको काफ़ी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। अब सपोज़ करो रिलायंस इंडस्ट्री से क्या करे, अपना ही एडवर्टाइजमेंट जो खोलना शुरू कर दे और या फिर खोलने का प्लान बनाए, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसे पूरा डिपार्टमेंट बनाना पड़ेगा। और एडवर्टाइजिंग कंपनी के लिए जो भी इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत होगी, वो क्या करना पड़ेगा, उसको करना पड़ेगा। और हो सकता है फिर भी वो स्पेशलिटी से काम ना कर सके, तो इस वजह से क्या होता है कि हम इन सारी सर्विसेज को किसी बाहर से ले लेते हैं और काफ़ी कम कॉस्ट पे। नेक्स्ट है आपका स्मूथ रनिंग ऑफ बिजनेस। आउटसोर्सिंग ऑफ सर्विस इज नीडेड इन ऑर्डर टू रन द बिजनेस स्मूथली। अब आउटसोर्सिंग जो हम करते हैं सर्विसेज का, इसके लिए हमें इसलिए भी ज़रूरत होती है क्योंकि अगर आपको बिजनेस को स्मूथली चलाना है तभी भी आपको इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। द अटेंशन ऑफ बिजनेसमैन गेट्स डिस्ट्रैक्टेड फ्रॉम वेरियस स्मॉल थिंग। अगर आप छोटी छोटी चीज़ों भी आप खुद करोगे ना, तो आपका मेन जो एरिया होगा वहाँ से आपका ध्यान हट सकता है, वहाँ से अटेंशन हट सकता है, आप डिस्ट्रैक्ट हो सकते हो। तो इट्स बेटर कि आप क्या करो, इन चीज़ों को बाहर से इस्तेमाल कर लो और मेन एक्टिविटी है जो आपका, उसी पे फोकस किया जाए। अब नेक्स्ट है आपका स्कोप ऑफ बीपीओ, कि बीपीओ का कितना बड़ा स्कोप है, ये चीज़ भी आपको यहाँ पे जानना ज़रूरी है एग्जाम्पल पॉइंट ऑफ व्यू से। और वैसे भी अगर आप फ्यूचर में बिजनेस मैन बनने की सोच रहे होगे तो यही चीज़ें जो है ना आपको माइंड में सारी चीज़ें याद आएंगी। जब आप एक बिज़नेस शुरू करोगे तो ये सारी चीज़ें ना आपको माइंड में ध्यान में रखना पड़ता है। तो यहाँ पर से बात कर लेते हैं। सबसे पहला है फाइनेंशियल सर्विसेज। दीज सर्विसेज मीन्स दोज आउटसाइड सर्विसेज विच हेल्प द कंपनी इन सम वे और अदर इन मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंस। फाइनेंस के मैनेजमेंट के लिए आप क्या कर सकते हो, फाइनेंशियल सर्विस बाहर से ले सकते हो। दूसरा क्या, एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज। एडवर्टाइजमेंट हर चीज़ की आजकल काफ़ी ज़्यादा नेसेसरी होती है अगर सेल्स को बढ़ाना है। तो सबसे पहला काम, कोई भी कंपनी मार्केट में आती है आज के टाइम पे, तो सबसे पहले वो एडवर्टाइजमेंट देती है। तो और उसके बाद ये जो सर्विस है अगर आपने आउटसाइड एजेंसी से लिया तो उसमें आपका कॉस्ट जो है वो भी लेस पड़ेगा और जो क्वालिटी ऑफ एडवर्टाइजमेंट होगी वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी होगी। नेक्स्ट है कोरियर सर्विस के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ये सर्विस का मतलब क्या होता है, अगर आपने गुड्स डिलीवर्स करना है, कोई डॉक्यूमेंट्स पार्सल वगैरह कंपनी से लेकर कस्टमर तक, तो क्या कर सकते हो आप, इसके लिए जो ये सर्विस है कहीं और से ले सकते हो तो काफ़ी बेटर होगा। फोर्थ क्या है, कस्टमर सपोर्ट सर्विस। इस सर्विसेज को भी हम यूज़ कर सकते हैं आउटसोर्सिंग में। दिस सर्विसेज मीन्स डिलीवरिंग गुड टू कस्टमर एंड टू गिव आफ्टर सेल सर्विसेज ऑल्सो। जनरली द मैन्युफैक्चर ऑफ टीवी, फ्रिज, एसी जो है, ये सारी की सारी जो ये कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज के लिए यूज़ किया जाता है। अब नेक्स्ट आपका जो है आपका बीपीओ से थोड़ा सा एक्सटेंड करके केपीओ होता है। बीपीओ क्या था आपका, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। यहाँ पर केपीओ है आपका नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग। दोनों का आप अच्छी तरीके से जब आपको समझ में आ जाएगा तो अगर दोनों में डिफरेंस भी पूछ लेते हैं आप इजीली इस चीज़ को कर सकते हो। तो केपीओ क्या होता है, नॉलेज। यहाँ पर ना मेनली क्या होता है, किसी हम बाहर के ऑर्गेनाइजेशन के नॉलेज स्किल्स पे ज़्यादा फोकस करते हैं। वहाँ पर तो मेनली प्रोसेस पे था कि हाँ भैया हमें ये काम नहीं करना है ऑल, छोड़ो यार, मतलब इसको कहीं और दे दो, किसी और बाहर वाले को दे दो ताकि हम इस काम से बच जाएं और जो भी इन्वेस्टमेंट वगैरह वो हमारा कम रहे और हमारा काम भी अच्छा हो। बट केपीओ रेफर्स टू ऑब्टेनिंग हाई एंड नॉलेज। इसमें मेनली रेफर्स क्या करता है कि आप ऑब्टेन करना चाहते हो अच्छी नॉलेज फ्रॉम आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, किसी बाहर के ऑर्गेनाइजेशन से, इन ऑर्डर टू रन द बिजनेस सक्सेसफुली, क्योंकि आपको बिजनेस सक्सेसफुली चलाना होता है, एंड इन कॉस्ट इफेक्टिव मैनर, और जो आपको क्या कॉस्ट इफेक्टिव भी चाहिए। अनलाइक कन्वेंशनल बीपीओ वेयर द फोकस ऑन द प्रोसेस एक्सपर्टाइज, इन द केपीओ द फोकस इज ऑन नॉलेज एक्सपर्टाइज। बीपीओ का मेन फोकस क्या होता है, प्रोसेस एक्सपर्टाइज पे, जबकि केपीओ का मेन फोकस होता है नॉलेज एक्सपर्टाइज पे।
उसके बाद अगर बात करें फीचर्स क्या होते हैं केपीओ के, इट इज़ वन स्टेप एक्सटेंशन ऑफ बीपीओ। बीपीओ से बहुत ज़्यादा एक स्टेप आप ये कह सकते हो बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन है, क्योंकि अब जब आप एक स्किल बंदे को यूज़ करते हो ना, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा मायने रखता है कि आप एक क्या करो। आप ने क्या करा कि लाइक आपको एडवर्टाइजमेंट का करना था, आपने बाहर से नहीं करवा के एक ऐसे बंदे को अपनी ऑर्गेनाइजेशन में रख लिया जो कि एडवर्टाइजिंग में बहुत मस्त है, आपको फ्यूचर में काम करता रहेगा। तो यहाँ पर काफ़ी बड़ा स्कोप होता है यहाँ पर केपीओ का। इट फोकस ऑन नॉलेज एक्सपर्टाइज इंस्टीड ऑफ प्रोसेस एक्सपर्टाइज, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। इट कॉज फॉर द एप्लीकेशन ऑफ स्पेशलाइज्ड डोमेन नॉलेज ऑफ हाई लेवल, और इसमें हम लोगों को मतलब अप्लाई कर सकते हैं। अब बहुत सारी जो चीज़ें हैं, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि किसी चीज़ में स्पेशलाइज्ड होते हैं, बट उन्हें क्या मिलता है, मौका नहीं मिलता है। लेकिन यहाँ पर से उनको एक अच्छा हाई लेवल का मौका मिल सकता है कि अपने वो नॉलेज को यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर आपका क्या होता है, बिजनेस प्रोसेसिंग, जो आपके कंपोनेंट्स होते हैं, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग भी यूज़ कर सकते हैं। रिसर्च के लिए आप क्या कर सकते हो, किसी को अपने पास एज अ केपीओ रख सकते हो। एंड एनालाइज प्रोसेस, ये सारी जो चीज़ें हैं ना, वो भी बिजनेस में बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि जब आप रिसर्च करोगे तभी आप क्या कर सकते हो, मार्केट में अपनी जो स्ट्रैटेजी है वो नई नई बना सकते हो, कस्टमर को अट्रैक्ट कर सकते हो। क्योंकि हर चीज़ को ना आपको थोड़ा थोड़ा क्या करना पड़ता है, एडवांस करना पड़ता है टेक्नोलॉजी को। आपका कोई भी प्रोडक्ट है तो उस चीज़ को ज़रूरत पड़ती है बहुत ज़्यादा, तो इस वजह से इन सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। और उसके बाद ये क्या करता है, एक अल्टरनेटिव करियर पाथ भी प्रोवाइड करता है, ऑफर करता है एजुकेटेड पर्सन के लिए। अब स्कोप के बारे में बात करें तो थोड़ा सा तो खैर हमने डिस्कस कर लिया था कहाँ कहाँ पे इसका स्कोप है। रिसर्च और टेक्निकल एनालिसिस के लिए, बिजनेस और टेक्निकल एनालिसिस के लिए, बिजनेस और मार्केट रिसर्च के लिए, एनिमेशन और डिज़ाइनिंग के लिए, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा यूज़ होता है केपीओ। अब नेक्स्ट जो आपका लास्ट टॉपिक है दैट इज़ स्मार्ट कार्ड और एटीएम। अब जब आप ई बिज़नेस कर ही रहे हो तो स्मार्ट कार्ड और एटीएम का बहुत ज़्यादा जो यहाँ पे इंपॉर्टेंस इंक्रीज जाता है, क्योंकि कहीं पे भी आप ऑनलाइन खरीदारी करते हो, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इन सब से हम पेमेंट कर देते हैं आसानी से, और सही भी रहता है। बट तो यहाँ पर स्मार्ट कार्ड आपका क्या होता है, एक पॉकेट साइज कार्ड होता है जिसके अंदर एम्बेडेड कंप्यूटर चिप होता है, जो कि आपका जो भी ट्रांजेक्शन का डाटा है सारा सब कुछ स्टोर करके रखता है। इसकी यूटिलिटी क्या होती है, क्या दे प्रोवाइड सिक्योरिटी एज कैन बी यूज बाई यूजिंग यूनिक पिन नंबर्स ओनली। ये हमें एक सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, क्योंकि इसका यूज़ आप तभी कर सकते हो जबकि यूनिक पिन जो नंबर्स हैं वो आपको पता होगा। और ऑफ कोर्स आपको अगर जब तक आप किसी को शेयर नहीं करते हो तब तक आप ये बिल्कुल सिक्योर है। सेकेंड क्या है, स्मार्ट कार्ड मेंटेन डाटा इंटीग्रिटी, इंफॉर्मेशन स्टोर्ड अट कार्ड कांट बी इरेज्ड और रिमूव्ड एक्सीडेंटली। अब नॉर्मली पेपर पे अगर कोई चीज़ लिखते हो तो क्या कर सकता है, आप इरेज भी हो सकता है, रिमूव हो सकता है एक्सीडेंटली, लेकिन स्मार्ट कार्ड में जो डाटा है बहुत ही इंटीग्रिटी के साथ मेंटेन किया जाता है, तो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन को हम स्टोर कर सकते हैं और वो ईजिली इरेज नहीं होगा। थर्ड क्या है, कैन रिप्लेस पेपर नोट्स एज पेमेंट, और इसकी वजह से जो पेपर नोट्स है उसको रिप्लेस किया जा सकता है। आजकल बहुत ज़्यादा मुहिम भी चल रही है पेपरलेस करेंसी, पेपरलेस इकोनॉमी बनाने की, तो वहाँ पर भी इसका काफ़ी ज़्यादा जो इम्पोर्टेंस है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और उसके बाद अगर बात करें एटीएम की, दैट इज एटीएम का फुल फॉर्म आपका ऑटोमेटेड टेलर मशीन होता है, एक ऐसा कंप्यूटराइज्ड मशीन जो क्या करता है, कस्टमर को प्रोवाइड करता है बैंक की फैसिलिटी, अपने अकाउंट्स की जो भी एक्सेस कर सकते हैं एक मैग्नेटिकली इनकोडेड प्लास्टिक कार्ड से। एटीएम को यूज़ करने के लिए क्या करते हैं, जो कस्टमर है वो पर्टिकुलर जो भी एटीएम होता है वहाँ पे उसको स्वाइप करना होता है और अपना पासवर्ड यूज़ करके उसको यूज़ कर सकता है। जो एक कस्टमर है एटीएम पे बहुत सारे जो फंक्शन है उसको परफॉर्म कर सकता है, लाइक मनी विड्रॉल करना हो या फिर पेमेंट्स जो बिल्स वगैरह किया उसकी सारी इन्फॉर्मेशन जानना हो, वो सब कुछ वहाँ पे कर सकते हो, पासवर्ड चेंज कर सकते हो आप एटीएम से। इसकी यूटिलिटी के बारे में बात करें, ये 24/7 आपके लिए काम करता है, कन्वीनियंट लोकेशन में होता है। बैंक तो अब हर जगह हो नहीं सकता, लेकिन एटीएम आपके हर लोकेशन पे होता है, स्पेशली जहाँ पे हमें ज़रूरत पड़ती है, लाइक बड़े बड़े मॉल्स के बारे में बात करो, और रेलवे स्टेशन हो गया, हवाई अड्डा हो गया, ये सारे के सारी जगह हर जो जितने भी बैंक्स होते हैं मोस्टली पब्लिक एंड प्राइवेट, तो उनके क्या होते हैं वहाँ पे एटीएम मौजूद होते हैं, क्योंकि उस टाइम पे वहाँ पे कस्टमर को ज़रूरत पड़ती है और हर लोकेलिटी में आपको एटीएम मिलेगा। और सबसे बड़ी बात तो एटीएम की अच्छी बात ये है कि आप ज़रूरी नहीं कि कि हमारा एटीएम जिस बैंक का है उसी में हम विड्रॉ कर सकते हैं, हम किसी भी बैंक के एटीएम से विड्रॉ कर सकते हैं। थोड़ा सा चार्ज ही तो लगेगा, बट उस टाइम पर जब हमें ज़रूरत पड़ेगी तो उस टाइम काम तो आ जाएगा। थर्ड क्या है आपका, ये जो बैंक स्टाफ के वर्कलोड को भी काफ़ी इसने कम कर दिया, क्योंकि अब पहले अगर पैसे लाने होते थे, बैंक से निकालने होते थे, तो बैंक में जाना पड़ता था, लंबी लंबी लाइन लग जाती थी। तो अभी भी अगर आप ये सोचो ना एटीएम ना हो तो उसी तरीके से भीड़ हो जाएगी जिस तरीके से नोटबंदी में हुई थी। तो ऐसी सिचुएशन से बचने के लिए भी इसका काफ़ी फ़ायदा है।
उसके बाद यूज़फुल वाइल ट्रेवलिंग, और ट्रेवलिंग के टाइम पे काफ़ी यूज़फुल है क्योंकि उस टाइम पे आपको कैश ले जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कैश में कुछ भी हो सकता है, पानी जा सकता है, कोई आपको लूट सकता है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ों से हम इससे बच सकते हैं।